नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो ओपीएस पुरानी पेंशन योजना है उसको एनपीएस में बदला जा रहा है। ठीक है, आपने अभी तक नहीं देखा हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। उसी से रिलेटेड एक और वीडियो है आज का वीडियो, जिसमें बीएसएनएल मैनेजमेंट चाहती है कि आपकी ओपीएस जो पेंशन है उसको एनपीएस में बदलना चाहती है। लेकिन इस पर बीएसएनएल ईयू ने भी अपनी तरफ से कुछ मुद्दे उठाए हैं, और वो मुद्दे क्या है, क्या इश्यूज है बीएसएनएल ईयू के, जो कि जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी है तो। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इस जानकारी को पूरी तरीके से समझते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए, हमारा एक पॉइंट है जहां पर बीएसएनएल रिटायरमेंट पेंशन योजना को बीएसएनएल मैनेजमेंट और यूनियन की इस पर टक्कर होने वाली है। अब टक्कर इसलिए क्योंकि सीधी भर्ती वाले जो कर्मचारी है उनकी जो पेंशन, पुरानी पेंशन योजना को नई पेंशन योजना यानी कि राष्ट्रीय प्रणाली, जो नेशनल राष्ट्रीय प्रणाली पेंशन योजना है उसमें बदला जा रहा है। ठीक है, तो उस पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा आपको। पहला पॉइंट है, ओपीएस से एनपीएस में स्विच कर रहे हैं अगर कर्मचारी की पुरानी योजना को, यानी कि ओपीएस से एनपीएस में स्विच किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि चेंज कंट्रीब्यूशन का क्या लफड़ा है, क्या मामला है, वो समझेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, एनपीएस के मॉडल में कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो दिक्कतें क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो समझेंगे हम। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, एसपीएस फंड को एलआईसी में करो। कौन बोल रहा है? बीएसएनएल ईयू। तो ऐसा क्यों बोल रही है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट पर पहले प्रकाश डालते हैं। मतलब प्रकाश डालने मेरा मतलब ये है कि पहले पॉइंट को हम समझते हैं कि ओपीएस से एनपीएस में स्विच करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है। ठीक है, बीएसएनएल सेवानिवृत्ति पेंशन योजना। बीएसएनएल में दो मुख्य प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं। पहले तो वो जो सरकारी विभागों से अवशोषित अब्जॉर्ब हुए कर्मचारी है, जो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत पेंशन के हकदार है। ठीक है, और दूसरे वो जो सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्वायर्ड वाले कर्मचारी है, जिन्हें कंपनी द्वारा दी जाने वाली अधिनिर्णय पेंशन योजना यानी कि सुपर एन्युएशन पेंशन स्कीम एसपीएस या कुछ मामलों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस का लाभ मिलता है। ठीक है, अब इस पर मैनेजमेंट का प्रस्ताव सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के लिए मौजूदा एसपीएस अंशदान को बदलने पर केंद्रित है। यह कदम संभवतः कंपनी की वित्तीय बोझ को कम करने और पेंशन प्रणाली को अधिक आधुनिक बनाने का प्रयास का एक हिस्सा है। ठीक है, एसपीएस से एनपीएस में स्विच कर रही है तो क्यों कर रही है वो समझते हैं। हमारा जैसा कि पहला पॉइंट है, कई पब्लिक सेक्टर यानी कि अंडरटेकिंग्स पीएसयूएस अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम जैसे एनपीएस को अपना रहे हैं। एनपीएस में पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यह जो पेंशन राशि होती है जो कि आपको रिटायरमेंट से पहले मिलती है या फिर आपकी सैलरी में कट करके यहाँ पर कई एलआईसी वगैरह ऐसे फंड में जमा की जाती है, तो वो बाजार के प्रदर्शन पर डिपेंड करती है कि कितनी रहेगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट अगर बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी या फिर घटेगा तो घटेगी। ठीक है, तो कुछ इस पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर मौजूदा स्थिति देख लेते हैं। एसपीएस के तहत बीएसएनएल एक निश्चित राशि यानी कि वेतन का 1% जैसे 12% या 30% भीतर सीमा के भीतर कर्मचारियों के लिए एलआईसी या किसी ऐसे फंड में जमा कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहला पॉइंट पूरी तरीके से समझ लिया है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, चेंज कंट्रीब्यूशन पेमेंट यानी कि अंशदान की राशि में बदलाव। ठीक है, जो कि अंशदान मिलता है उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कर्मचारियों को दिए जाने वाले योगदान की दर यानी कि संशोधन करने का प्रस्ताव कर सकता है। ठीक है, मतलब योगदान की दर, जैसे कि आपको जो भी परसेंटेज से 12% मिलते हैं या 30% के अंदर मिलता है उसको संशोधित कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान में 12% आपको योगदान दिया जा रहा है यानी कि 12% दिया जा रहा है तो इसे घटाया फिर बदला जा सकता है कि भैया जो मैनेजमेंट अगर अपने कंट्रोल में ले लेगी, ठीक है, उस चीज को, तो अगर संशोधन किया जाए तो इसमें क्या है कि 12% वो बदल भी सकती है, इसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है या फिर अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकती है। ठीक है, डिफाइंड बेनिफिट्स वीएस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओपीएस और एसपीएस को डिफाइंड बेनिफिट स्कीम माना जाता था पहले, जहां रिटायरमेंट पर एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी होती थी। ठीक है, मतलब पहले की जो पुरानी पेंशन योजना थी उसमें आपकी जो पेंशन की दर थी जो आपको मिलती थी वो सुरक्षित रहती थी। ठीक है, गारंटी होती थी कि इतनी मिलनी है तो इतनी ही मिलेगी। लेकिन जो एनपीएस है वो बाजार आधारित रहेगी कि यार अगर बढ़ जाएगा स्टॉक, जैसे बाजार में कैसा होता है, स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है तो आपने लगाया, निवेश किया पैसा, वो भी बढ़ जाएगा
और घटेगा तो घट जाएगा, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि जितनी आपको दी गई थी उतनी रहेगी। ठीक है, मैनेजमेंट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम जैसे कि एनपीएस को लागू कर सकता है, जिससे कंपनी का योगदान सीमित हो जाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट पर मिलने वाला लाभ बाजार के प्रदर्शन पर या फिर निवेश पर निर्भर करता है, जो आपने निवेश किया है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए, ऐसा नहीं कि 12% ही रहेगा, 30-50% तक भी हो सकता है, तो इस पर ये रिस्क आपका रहेगा। ठीक है, बीएसएनएल ईयू का इस पर क्या जवाब है वो देख लेते हैं। बीएसएनएल ईयू ने मैनेजमेंट के प्रस्तावों को कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद के जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में देखा है और कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, मुद्दे क्या है? सामाजिक सुरक्षा सबसे पहली होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यूनियन ने जोर दिया है किसी भी नए नियम से कर्मचारियों को केवल कागजी लाभ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वास्तविक और ठोस सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। पेंशन का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, यहाँ पर एनपीएस के मॉडल में कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एनपीएस के मॉडल में दिक्कत आ रही है, इसका सॉल्यूशन और पूरी जानकारी कुछ 4 पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो पहले तो कुछ पॉइंट होंगे, उसके बाद बीएसएनएल ईयू क्या चाहती है और उसके बाद यहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। पहला है पेंशन की गणना, वो भी 40% के नियम के हिसाब से। अब बीएसएनएल ईयू क्या कहती है इस पर? कर्मचारियों को यह विकल्प मिलना चाहिए कि उनकी पेंशन की गणना की गई 100% राशि पर हो, ठीक है, ना कि 40% राशि पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हल क्या है? एनपीएस में रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुश्त से निकाली जा सकती है, यानी कि लमसम निकाल सकते हैं आप। केवल 40% राशि का उपयोग वार्षिक एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता है, जिससे पेंशन कम बनती है। 100% पर गणना होने से पेंशन की राशि में पर्याप्त वृद्धि होगी। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? निवेश जोखिम का चुनाव। ठीक है, बीएसएनएल ईयू क्या कहती है? कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार उच्च जोखिम यानी कि हाई रिस्क और कम जोखिम यानी कि लो रिस्क वाले निवेश फंड को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इस पर इसका सॉल्यूशन, पेंशन फंड में निवेश में जोखिम होता है। कर्मचारियों को अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम उठाने के लिए क्षमता के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है पुरानी व्यवस्था जारी रखने का विकल्प। बीएसएनएल ईयू क्या कहती है? जो कर्मचारी मौजूदा एसपीएस प्रणाली के तहत काम करना चाहते हैं उन्हें यह विकल्प दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन है, यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय न हो, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने एसपीएस के वादे पर भरोसा करके नौकरी ज्वाइन की थी, यानी कि जो एसपीएस में रहना चाहते हैं उनको यह विकल्प मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है 2014 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन। ठीक है, इस पर बीएसएनएल ईयू क्या कहती है? ऐसे कर्मचारी को जो रिटायरमेंट पेंशन फंड में पर्याप्त योगदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति पर उचित पेंशन मिल सके, यानी कि रिटायरमेंट के बाद। अब इसका हल क्या है? कई सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के बराबर या फिर पुरानी पेंशन के समान लाभ नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारी का योगदान प्रबंधन के योगदान के अतिरिक्त या फिर उनके भविष्य को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन हमारा आता है एसएफपी फंड को एलआईसी में करो। कौन बोल रही है? बीएसएनएल बोल रही है मैनेजमेंट से कि भैया एलआईसी में करो ताकि कर्मचारी सुरक्षित हो सके। ठीक है, अभी फिलहाल इसका पूरा मतलब क्या है वो जान लेते हैं हम। यूनियन का विचार है कि एक पीएसयू होने के नाते बीएसएनएल मैनेजमेंट को रिटायरमेंट पेंशन फंड यानी कि एसपीएस या फिर एसएपी दोनों आते हैं इसमें, से संबंधित राशि एलआईसी जैसे सरकारी संस्थाओं के पास जमा करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, मतलब क्या है? एलआईसी में फिलहाल जमा नहीं है, लेकिन एलआईसी में होनी चाहिए। अब यह मुद्दा बीएसएनएल के सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी कि रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद के जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रबंधन जहां पेंशन देनदारियों को पुनर्गठित करना चाहता है, यानी कि एनपीएस लागू करना चाहता है, वही बीएसएनएल ईयू सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी संशोधन से कर्मचारियों को मिलने वाला वास्तविक और दीर्घकालिक लाभों में कटौती ना हो। यूनियन का विस्तृत लेटर इस बात पर जोर देता है कि कोई भी नीति किसी नई नीति लागू करने से पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधि यानी कि यूनियन के साथ गहन चर्चा की जाए, ताकि सभी के लिए न्याय संगत और सुनिश्चित समाधान निकल सके। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएनएल ईयू बस इतना चाहती है भैया कि आप जैसे बीएसएनएल मैनेजमेंट से कि आप कोई भी नीति लागू करो, वो भले एनपीएस हो, आप पुरानी योजना से नई पेंशन स्कीम लागू करो, लेकिन हमें बस इस बात का ख्याल रखना कि कर्मचारियों के हित में हो,
ऐसा ना हो कि कर्मचारी के दुख का कारण बन जाए या फिर कर्मचारी को कोई दिक्कत आने लगे उससे। ठीक है, तो आज की अपडेट थी, यानी कि जो सीधी भर्ती वाले जो भी कर्मचारी थे उनके पेंशन सिस्टम से रिलेटेड आज की ये न्यूज थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।